सो हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग जर्नी। आज के लेक्चर में हम सीखेंगे क्या इंटरेस्टिंग टॉपिक किस पर, एटॉमिक स्ट्रक्चर का ये भी टॉपिक, और ये है एटॉमिक स्पेक्ट्रा, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा, लाइन स्पेक्ट्रा, एमिशन, एब्जॉर्प्शन, सारे स्पेक्ट्रा देखेंगे इस लेक्चर में। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। जोश और फोकस के साथ स्टार्ट करेंगे क्या आज का टॉपिक, इंटरेस्टिंग टॉपिक कि why atomic spectra always form a line spectra। अब ये लाइन स्पेक्ट्रा क्या है, एटॉमिक, सब देखेंगे। जोश और फोकस बना रहना चाहिए। उससे पहले सीखेंगे कि कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रा किसे कहते हैं। मैंने कहा, क्या कहा, कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रा किसे कहते हैं। कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रा यानी अगर हम बचपन से सीखते आ रहे कि अगर हम व्हाइट लाइट प्रिज्म से पास करें और एक स्क्रीन पे उसके कलर बैंड्स ऑब्जर्व करें तो हमें विबग्योर 7 कलर्स मिलते हैं। वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये सारे कलर्स मिलते हैं। ठीक है, ये क्लियर है। लाइट बेंडिंग होता है, रिफ्रैक्शन होता है, और इससे हमें सारे कलर्स स्क्रीन पे मिलते हैं देखने। ओके, ठीक है, ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट हो। पर इसके ऊपर का कॉन्सेप्ट ये है कि ये जो स्पेक्ट्रम फॉर्म हुआ, ये कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रा है। फिर से मैंने क्या बोला कि ये जो स्पेक्ट्रा फॉर्म हुआ ये है एक कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रा। अब इसे कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रा क्यों बोला मैंने इसे कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रा इसलिए बोला क्योंकि ये व्हाइट लाइट जब रिफ्रैक्ट हो रहा है प्रिज्म से और एक स्क्रीन पे इनके सारे कलर्स ऑब्जर्व हो रहे, तो ये सिर्फ 7 कलर्स ही नहीं, 7 कलर्स के ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस नहीं मिल रहे आपको पूरे के पूरे 400 to 750 नैनोमीटर के वेवलेंथ वाले सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आपको इस स्पेक्ट्रम में मिल रहे हैं। अब ये कैसे हो गया, ये कैसे, देखो, वॉयलेट लाइट की वेवलेंथ सबसे कम है, इसलिए वो बेंडिंग सबसे ज्यादा होगी उसकी। कम वेवलेंथ ज्यादा बेंडिंग, ज्यादा वेवलेंथ कम बेंडिंग। ठीक है, क्या बोला, रेड की वेवलेंथ ज्यादा है इसलिए उसकी बेंडिंग कम है, और वॉयलेट की वेवलेंथ कम है इसलिए उसकी बेंडिंग ज्यादा है। ठीक है, ओके। अब ये हो गया क्या, आपके विबग्योर कौन से, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, एक ऐसे ही अरेंज करेंगे उसे, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, येलो, ग्रीन, ऑरेंज, रेड। ठीक है, ओके। अब मैंने आपसे क्या बोला कि ये जो वॉयलेट लाइट है ये इन रेंज में से सबसे लीस्ट वेवलेंथ है। कितनी, 400 नैनोमीटर। कितनी, 400 नैनोमीटर वेवलेंथ है किसकी, वॉयलेट की, और रेड की वेवलेंथ है क्या, 750 नैनोमीटर। और एक इंपॉर्टेंट चीज, ये क्या है, ये सिंपल लैंग्वेज में अगर बोलूं कि तो 400 to 750 नैनोमीटर ये एक रेंज है किसकी, विजिबल स्पेक्ट्रम की। किसकी, विजिबल स्पेक्ट्रम की। यानी ये विजिबल स्पेक्ट्रम क्या है, विजिबल स्पेक्ट्रम भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन स्पेक्ट्रम का एक पार्ट है। जैसे अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव्स, गामा रेज, एक्स रेज, ये सारे रेज होते हैं, वैसे ही विजिबल स्पेक्ट्रम के भी कुछ रेज होते हैं, कुछ रेंज होती है वेवलेंथ की, और उसकी वेवलेंथ है 400 to 750 नैनोमीटर। इस वेवलेंथ के रेंज में चाहे वो 401 और 402, 405, 403, 400, 5.5, 400, 5.6, सारे वेवलेंथ चाहे 500, 600, सारे वेवलेंथ 400 to 750 नैनोमीटर के बीच में के वेवलेंथ विजिबल स्पेक्ट्रम में आते हैं और उन्हें ही हम देख सकते हैं। जो वेवलेंथ के रेडिएशंस, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की वेवलेंथ इस रेंज में नहीं आती है, उन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को हम देख नहीं सकते। जिनकी वेवलेंथ 400 नैनोमीटर से कम है या 750 नैनोमीटर से ज्यादा है, इन वेवलेंथ्स के जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है इन्हें हम देख नहीं सकते। और जब व्हाइट लाइट प्रिज्म से पास हुआ तो स्क्रीन बैंड्स पे ये
सारे वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है, ये सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आपको यहाँ देखने मिलते हैं। सिर्फ विद ग्योर के कलर्स ही नहीं, तो वो सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस भी देखने मिलते हैं। अब ये कैसे? अब आप अगर उसे ध्यान से देखो तो जब वॉयलेट से इंडिगो, इंडिगो से ब्लू कलर चेंज होते हैं, तो उनमें कलर ट्रांजिशन जो होता है वो सारे शेड्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे लाइट ब्लू, स्काई ब्लू, डार्क ब्लू, ऐसे सारे, रॉयल ब्लू, सारे ब्लू, फिर वॉयलेट, पर्पल, ये सारे कलर इस रेंज में प्रेजेंट होते हैं। हमें सिर्फ स्पेसिफिक इतने कलर दिखाई देते हैं, पर वो सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस भी कौन से डार्क ब्लू, रॉयल ब्लू, जो भी कलर आपको दिख रहे हैं वो सारे यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। इसलिए इसे कहा जाता है क्या? कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा। और अगर ऐसा नहीं होता और ये सिर्फ आपको 7 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस दिखती, कौन सी? वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, यही दिखती, और कोई भी बाकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन नहीं मिलती, तो इसे हम कहते हैं क्या? लाइन स्पेक्ट्रा। क्या? लाइन स्पेक्ट्रा। इसे हम क्या कहते हैं? लाइन स्पेक्ट्रा, जो कि कॉन्टिन्यूअस नहीं है, जिसमें रेडिएशंस में गैप है। अगर वॉयलेट 400 पे, इंडिगो शायद से 500 पे होगी या 450 पे होगी, ब्लू शायद से 500 पे होगी, ऐसा कुछ होगा, तो इनके बीच में के जो रेडिएशंस है वो आपको दिखाई नहीं दे रहे, तो उसे हम कहेंगे क्या? लाइन स्पेक्ट्रम। और सिर्फ व्हाइट लाइट अगर प्रिज्म से पास हो रहा है तो उस केस में कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा ही फॉर्म होता है। और फिर कौन से केस में लाइन स्पेक्ट्रा फॉर्म होगा देखेंगे। लाइन स्पेक्ट्रा कब फॉर्म होता है वो देखेंगे, ठीक है। अभी के लिए स्क्रीनशॉट निकाला स्क्रीनशॉट, ठीक है। अब देखेंगे कि भैया एटॉमिक स्पेक्ट्रा क्या होता है। एटॉमिक स्पेक्ट्रा में होते हैं 2 ब्रांचेस, 2 सब पार्ट्स। कौन से? एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रा और एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। ये डाल दी मैंने हेडिंग, एटॉमिक स्पेक्ट्रा। इसमें आ गए आपके 2 पार्ट्स। एक हो गया एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रा और दूसरा है एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। अब इनमें डिफरेंस क्या है? एक बोल रहा है कि एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रा यानी कि कुछ तो भी एमिट करके, यानी कि एमिशन हो रहा है किसका? पर्टिकुलर वेवलेंथ के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का, और दूसरा एब्जॉर्ब कर रहा है पर्टिकुलर वेवलेंथ के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को। अब ये क्या है भैया? ये तो नहीं आ रहा समझ में। देखेंगे कि कैसे, कब एमिशन स्पेक्ट्रा फॉर्म होता है और कब एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा फॉर्म होता है, ठीक है। ओके। अब मैं बोलूं आपसे, मैंने एक हाइड्रोजन एटम लिया, पॉसिबल तो है नहीं एक हाइड्रोजन एटम हाथ में लेना, क्योंकि हमें क्या पता, एक फैक्ट बोलूं कि आई के इस डॉट में कहा जाता है कि आई के इस डॉट में, कहा नहीं, ये तो फैक्ट ही है कि आई के इस डॉट में ही सिर्फ मिलियंस ऑफ एटम्स है। कितने? मिलियंस ऑफ एटम्स। क्या बोला मैंने फिर से कि आई के इस डॉट में ही मिलियंस ऑफ एटम प्रेजेंट है, मिलियंस ऑफ एटम्स प्रेजेंट है, क्योंकि एक एटम की रेडियस कितनी होती है? 10⁻⁻10 मीटर। कितनी? 10⁻⁻10 मीटर। क्या है? एक एटॉमिक रेडियस है। इतना छोटा होता है एक एटम, इतना छोटा कि 10⁻⁻10 मीटर, यानी कि एक डॉट में, एक आई के डॉट में मिलियंस ऑफ एटम्स रह सकते हैं, ठीक है। ओके। अब मैंने बोला कि मैंने एक हाइड्रोजन एटम लिया, ठीक है। अब मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पास की, किससे? इस हाइड्रोजन एटम से। ओके। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की एनर्जी कौन से फॉर्म में होती है? स्मॉलेस्ट पैकेट ऑफ एनर्जी कॉल्ड एज क्वांटम। ओके। और अगर ये स्मॉलेस्ट पैकेट ऑफ एनर्जी लाइट की होगी तो
लाइट की होगी तो क्या कहेंगे इसे, क्वांटम नहीं, फोटोन। ठीक है, हुआ क्लियर? ओके। अब ये फोटोन या क्वांटम, इसकी एनर्जी कितनी दी है, कितनी होती है? प्लैंक सर ने क्या बोला कि एक फोटोन की स्मॉलेस्ट पैकेट ऑफ एनर्जी, एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का एक पर्टिकुलर वेवलेंथ का जो फोटोन होता है उसकी एनर्जी होती है E इक्वल्स एच न्यू इक्वल्स एच सी बाय लैम्बडा। ये एनर्जी होती है एक पर्टिकुलर फोटोन या क्वांटम की, और वेवलेंथ क्या है, उस पर्टिकुलर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की वेवलेंथ। हुआ क्लियर? ठीक है। अब मैंने क्या किया, इस फोटोन, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पास हो रहे हाइड्रोजन एटम से, मतलब बहुत सारे फोटॉन्स पास होते होंगे। ओके, अब ये फोटोन जाके इस हाइड्रोजन एटम पे कोलाइड हो गया। ठीक है, कोलिजन से क्या हुआ पता है, ये फोटोन ने अपनी एनर्जी इस हाइड्रोजन एटम को ट्रांसफर कर दी। जैसे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में होता था, एक लाइट के फोटॉन्स आके अपनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करके उस इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर देते थे। ठीक है, एक मिनिमम एनर्जी होती थी उस इलेक्ट्रॉन की, और उसके ऊपर अगर उसे एनर्जी मिलती है कोलिजन के बाद, तो वो अपनी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में ले लेता है। ठीक है, इस केस में फोटोन अपनी एनर्जी हाइड्रोजन को दे देगा, और इसी वजह से ये हाइड्रोजन एटम अब क्या हो गया, एक्साइटेड स्टेट में आ गया। कौन से? एनर्जाइज स्टेट में आ गया, एक्साइटेड स्टेट, या बोलो एनर्जाइज स्टेट। और सबसे इंपॉर्टेंट, ये एनर्जाइज हो गया, ये एक्साइटेड हो गया, इसलिए ये क्या हो गया अब, अनस्टेबल। अब अनस्टेबिलिटी तो किससे पसंद नहीं है, किसको भी अनस्टेबिलिटी पसंद नहीं है। तो अब वो क्या करेगा, अब वो जितनी एनर्जी उसने एब्सॉर्ब की है, जिससे वो एक्साइटेड हो गया था, अनस्टेबल हो गया था, वो अपनी एनर्जी रिलीज कर देगा। उतनी क्या करेगा, उतनी एनर्जी रिलीज कर देगा। और किसके फॉर्म में? फोटोन के ही फॉर्म में। हमेशा एनर्जी रिलीज, एब्सॉर्ब, एमिट फोटोन के फॉर्म में ही होती है। ठीक है, अब इस फोटोन की भी एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होगा, पर्टिकुलर वेवलेंथ पे एमिट किया होगा इस हाइड्रोजन एटम ने। ठीक है, अब हाइड्रोजन एटम तो क्या हो गया, स्टेबल हो गया। क्या हो गया, स्टेबल। कब स्टेबल हुआ, जब उसने एक फोटोन अपने से रिलीज किया। ठीक है, अब यह जरूरी है कि जितनी एनर्जी फोटोन की थी उतनी एनर्जी इस फोटोन की भी होगी। नहीं, ये जरूरी बिल्कुल भी नहीं है कि जितनी एनर्जी इस फोटोन की होगी उतनी ही एनर्जी ये रिलीज करेगा फोटोन के फॉर्म में, और वही सेम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद सेम वेवलेंथ एमिट करेगा। नहीं, ये जरूरी नहीं, क्योंकि ये हाइड्रोजन एटम के केस में उसे कितनी एनर्जी एब्सॉर्ब करनी चाहिए, कितनी वो कर सकता है, ये उस हाइड्रोजन एटम पे डिपेंड होगा। ये आगे पढ़ेंगे कि कितनी एनर्जी वो एब्सॉर्ब करता है, कितनी एमिट करता है, ये आगे पढ़ेंगे। पर जितनी वो एब्सॉर्ब कर सकता है वो उतनी एमिट ही करेगा। हुआ क्लियर? तो उसने ये पर्टिकुलर फोटोन, पर्टिकुलर वेवलेंथ का, इसकी भी कोई एनर्जी होगी E1 SC बाय लैम्बडा 1, और इस लैम्बडा 1 के करस्पॉन्डिंग जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होगी वो क्या होगी, एमिट होगी। ठीक है, अब क्या हुआ पता है, मैंने हाइड्रोजन गैस का सैंपल लिया। ठीक है, जो ऐसे ही एक्साइटेड था। ओके, अब इस हाइड्रोजन गैस के सैंपल में एक एटम तो होगा ही नहीं। मैंने क्या बोला, इस आई के डॉट में ही मिलियंस ऑफ एटम्स है, तो इस हाइड्रोजन गैस के सैंपल में कितने एटम्स होंगे? ठीक है, फोटॉन्स भी तो बहुत होते हैं, कितने छोटे छोटे होते हैं फोटॉन्स भी, बहुत सारे फोटॉन्स, बहुत सारे एटम्स, सारे आके कोलाइड कर दिए, सारे हाइड्रोजन एनर्जाइज हो गए। अब ये जरूरी नहीं कि सारे हाइड्रोजन एक जैसे ही एनर्जाइज हो, सब अलग अलग स्टेट में हो सकते हैं, थोड़े इतने, थोड़े उतने एनर्जाइज, थोड़े इतने, सब कुछ पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इस हाइड्रोजन गैस के सैंपल को ये इरेज कर देंगे। ये हुआ क्लियर? ओके, अब इस हाइड्रोजन गैस के सैंपल को मैंने, मानो कि ये क्या है, हाइड्रोजन गैस
सैंपल, जो कि क्या है, एक्साइटेड है और क्या करेगा, अपने फोटॉन्स रिलीज करेगा। क्यों? स्टेबिलिटी करने के लिए। ठीक है, अब ये स्टेबिलिटी करने के लिए भी फोटॉन्स भी एमिट करेगा, सबके फोटॉन्स भी अलग अलग एमिट होंगे, अलग अलग वेवलेंथ के, क्योंकि एब्सॉर्ब भी तो अलग अलग किया है। मैंने क्या बोला, जितनी एब्सॉर्ब, जो फोटोन जो वेवलेंथ की वो एब्सॉर्ब करेगा उतनी वो एमिट कर सकेगा। ठीक है, अब क्या हुआ, मैंने यहां लगा दिया एक प्रिज्म। क्या? प्रिज्म। और थोड़ा नीचे, अब ये प्रिज्म में से भी क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पास हुए। अब व्हाइट लाइट भी तो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ही है ना। ठीक है, जैसे इसमें से पास हुए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बेंड हो गए, और मैंने यहां स्क्रीन लगाई, यहाँ पे मुझे कुछ कलर दिखाई दिए, कलर बैंड्स मुझे इस केस में भी दिखाई दिए। अच्छा, तो मतलब पूरे कलर्स वैसे के वैसे ही बनेगा? नहीं, वैसे के वैसे नहीं बनेगा इस फॉर्म में। यहां जब ये एक्सपेरिमेंट किया गया तो सारे ऐसे कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा नहीं बना, सारे वेवलेंथ्स नहीं मिलते, कुछ ही वेवलेंथ्स मिले जो कि स्क्रीन पे हमें दिखाई दिए, जो कि प्रिज्म से पास हो। यानी कि सिर्फ विजिबल स्पेक्ट्रम के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पास हुए नहीं, हम विजिबल स्पेक्ट्रम के देख सकते हैं पर बहुत सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पास हुए, यूवी रेज पास हुए, इंफ्रारेड पास हुए, और इंफ्रारेड पास हुए, यूवी रेज पास हुए, और बहुत सारे वेवलेंथ पास हुए, पर हमें क्या दिखाई दिए, सिर्फ विजिबल रेज ही दिखाई दिए, क्योंकि विजिबल रेज ही हम देख सकते हैं। ठीक है, अब विजिबल रेज यहाँ पे हमें दिख गए स्पेक्ट्रा पे। अब हमने क्या देखा कि ये जो फॉर्म हुआ है स्पेक्ट्रा, ये कॉन्टिन्यूअस नहीं, इसमें 400 टू 750 नैनोमीटर वाले सारे वेवलेंथ्स नहीं है, इसमें कुछ ही वेवलेंथ्स के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है। हुआ क्लियर? इसलिए हमने इसको बोला क्या, इस एक्सपेरिमेंट को क्या बोला, लाइन स्पेक्ट्रम। इस स्पेक्ट्रम को क्या बोला, लाइन स्पेक्ट्रम। जो स्पेक्ट्रम फॉर्म हुआ कब, जब हाइड्रोजन एटम एक्साइटेड स्टेट में गया और स्टेबिलिटी में आने के लिए उसने फोटोन एनर्जी रिलीज की, और वो पर्टिकुलर फोटोन जो वेवलेंथ की उसने रिलीज की, जब वो हमने प्रिज्म से पास की और स्क्रीन पे देखा कि कौन से कलर्स हमें ऑब्टेन हुए, तो हमने पाया कि सारे वेवलेंथ्स नहीं मिल रहे, कुछ ही वेवलेंथ्स कलर के मिल रहे, और इसलिए हमने उसे नाम दिया कि लाइन स्पेक्ट्रम। हुआ क्लियर? ये हुआ क्या, आपका एमिशन स्पेक्ट्रा, एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रा के एटम ने खुद से एमिट करके स्पेक्ट्रा फॉर्म किया। ठीक है, अब ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा जस्ट उल्टा है, किसका एमिशन स्पेक्ट्रा का, और इसी वजह से इस एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा को हम कहते हैं क्या, निगेटिव फोटोग्राफिक निगेटिव ऑफ एमिशन स्पेक्ट्रा। ये एमिट नहीं करता, ये एब्जॉर्ब करता है वही वेवलेंथ जो ये एमिट करता था। कब? जब ये एक्साइटेड स्टेट में। कंफ्यूजिंग है, देखेंगे। ठीक है, अभी के लिए ये देखना कि फोटोग्राफिक नेगेटिव होता है एमिशन स्पेक्ट्रा। फोटोग्राफिक नेगेटिव क्यों? क्योंकि ये रिवर्स पोजीशन में काम करता है। ये आपको ये जो कलर आपको एमिशन स्पेक्ट्रा में मिलते, वही कलर ये एब्जॉर्ब कर लेता है। देखेंगे ऐसा क्यों है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, इसलिए इसे कहते हैं फोटोग्राफिक नेगेटिव ऑफ एमिशन स्पेक्ट्रा। और एक इंपॉर्टेंट चीज वो आगे देखेंगे हम। ठीक है, अभी के लिए एमिशन स्पेक्ट्रा आया समझ में? ओके, अब मैंने क्या किया पता है? अब मैंने क्या किया, एक व्हाइट लाइट लिया फिर से एज यूजुअल और पास किया। यहां मैंने प्रिज्म लगाया, यहां से पास हुआ, ये सारे कलर्स आए। ठीक है, यहां मैंने स्क्रीन लगाई, ये सारे कलर्स मुझे ऑब्टेन हुए। ये अपना सिंपल एक्सपेरिमेंट हो गया। ओके,
पर अब इस बार मैंने क्या किया कि मैंने हाइड्रोजन सैंपल इस व्हाइट लाइट और प्रिज्म के बीच में रख दिया। एक हाइड्रोजन गैस सैंपल मैंने क्या किया, इस प्रिज्म और व्हाइट लाइट के बीच में रख दिया। ओके अब क्या होगा पता है, थोड़ी डायग्राम खराब है पर जैसे जरूरी है क्या कॉन्सेप्ट क्लियर होना, ठीक है। जोश और फोकस बना रहना चाहिए। खांसी तो व्हाइट लाइट को मैंने हाइड्रोजन गैस सैंपल से पास किया प्रिज्म से, और वो हमने स्पेक्ट्रम उसको ऑब्जर्व किया किस पे, स्क्रीन पे। हुआ क्लियर। अब क्या होगा पता है, वैसे ही बहुत सारे एटम्स हो गए हाइड्रोजन के, ठीक है। पहले केस में हाइड्रोजन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को एब्जॉर्ब करके एक्साइट होता था, और जितनी वेवलेंथ वो एब्जॉर्ब कर पाता उतनी वेवलेंथ वो क्या करता था, एमिट करता था। ओके अब वो जितनी वेवलेंथ एब्जॉर्ब कर रहा है उतनी वेवलेंथ तो ये भी एब्जॉर्ब करेगा। हुआ आई बात समझ आए, जितनी वेवलेंथ वो एब्जॉर्ब कर पा रहा है उतनी वेवलेंथ ये भी तो एब्जॉर्ब करेगा, क्योंकि ये भी तो हाइड्रोजन है। ये कौन सा लिथियम बेरिलियम है, बोरॉन है, ये भी तो हाइड्रोजन है। आ रही बात समझ में, आ रही है कि जितनी वेवलेंथ हाइड्रोजन पहले के केस में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एब्सॉर्ब करता था तब जाके वो एक्साइटेड होता था, और उतनी ही वेवलेंथ वो एमिट करता था स्टेबल होने के लिए फिर से। और वो जब हम स्पेक्ट्रा से प्रिज्म से पास करके वो वेवलेंथ हमें दिखती थी विजिबल स्पेक्ट्रम की, तो समझ में आता था कि ये वेवलेंथ उसने एब्सॉर्ब की थी, ठीक है, सॉरी एमिट की है। ओके अब हाइड्रोजन गैस के सैंपल के केस में जब व्हाइट लाइट हाइड्रोजन गैस से गुजरेगी, पास होगी, सो ये हाइड्रोजन आइटम वो सारी वेवलेंथ जो उन्हें एब्सॉर्ब कर सकेंगे वो सारी वेवलेंथ एब्सॉर्ब कर लेंगे, वो सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एब्सॉर्ब कर लेंगे, और ये प्रिज्म से पास होने के बाद जो स्क्रीन पे दिखाई देगा उनमें से वो सारी वेवलेंथ डिलीटेड होगी जो वेवलेंथ इस हाइड्रोजन गैस सैंपल ने एब्सॉर्ब की। और ये भी स्पेक्ट्रा जो फॉर्म होगा वो होगा क्या, लाइन स्पेक्ट्रा, क्योंकि इस स्पेक्ट्रा में भी सारे वेवलेंथ नहीं है। इस हाइड्रोजन गैस सैंपल ने बहुत सारे वेवलेंथ इस व्हाइट लाइट से क्या किए, एब्सॉर्ब कर लिए। ओके हुआ क्लियर। तो अब क्या होगा, स्पेक्ट्रा बनेगा या ना बनेगा, स्पेक्ट्रा बनेगा पर लाइन स्पेक्ट्रा बनेगा, यानी कि कलर्स होंगे पर कलर्स के बीच में डार्क स्पेस आएगा। क्या आएगा, डार्क स्पेस। अब डार्क स्पेस क्यों, क्योंकि डार्क स्पेस वाले ही वेवलेंथ इसने एब्सॉर्ब कर लिए। हुआ क्लियर, हो रहा है क्लियर। जो वेवलेंथ हाइड्रोजन एमिट करता था जब वो एक्साइटेड स्टेट में होता था, वही सेम वेवलेंथ हाइड्रोजन एब्सॉर्ब कर रहा है, किससे, व्हाइट लाइट से, व्हाइट लाइट से। हुआ क्लियर। वही वेवलेंथ यहाँ पे डिलीटेड होगी, यहाँ पे हमें दिखाई नहीं देगी, और क्या दिखाई देगा, डार्क स्पेस। इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, पर नहीं समझ आए तो फिर से देखो, अच्छे से देखो, ये आपको आना ही चाहिए, ये आपको आना ही चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ओके अब हम देखेंगे कि हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा क्यों पढ़ रहे हैं। इतने सारे 118 एलिमेंट्स हमारे पीरियोडिक टेबल में प्रेजेंट है, हम हाइड्रोजन एटम ही क्यों देख रहे हैं, बाकी सारे एटम्स का स्पेक्ट्रा क्यों नहीं कंपेयर करें। तो हर एक एटम का स्पेक्ट्रा यूनिक होता है, हमेशा याद रखना, एक स्टेटमेंट है कि हर एक एटम का स्पेक्ट्रा दूसरे एटम के एलिमेंट के एटम से डिफरेंट होता है, यानी कि जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा हाइड्रोजन बनाता है वो स्पेक्ट्रा लिथियम नहीं बना सकेगा, वो स्पेक्ट्रा बेरिलियम नहीं बना सकेगा, वो स्पेक्ट्रा बोरॉन नहीं बना सकेगा। हर एक एलिमेंट अपना स्पेक्ट्रा यूनिक बनाता है, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट चीज,
हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा ये रफ कर दे, ठीक है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा जो है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा इज द सिंपलेस्ट लाइन स्पेक्ट्रा। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा जो बनता है वो क्या है, वो सिंपलेस्ट लाइन स्पेक्ट्रा है। अब ऐसा क्यों, मतलब ये चेंज कैसे होगा, कौन सा हार्ड होगा, कौन सा कंफ्यूजिंग होगा, कौन सा कॉम्प्लेक्सिटी होगा स्पेक्ट्रा, ये कैसे पहचानेंगे, ठीक है। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ स्पेक्ट्रा increases with increasing heaviness of element, यानी कि जो हाइड्रोजन से हेवी है उनके स्पेक्ट्रा हाइड्रोजन से ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। यानी कि अगर मैं आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करने बोलूं, हाइड्रोजन, हेलियम, बोरॉन, बेरिलियम, ये सारे आपको एलिमेंट्स गिवन है, आपसे पूछा जाए अरेंज देम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ देयर फॉर्मेशन लाइन स्पेक्ट्रा। क्वेश्चन बड़ा है पर इजी है, ठीक है। आपको अरेंज करना है इनके इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ लाइन स्पेक्ट्रा के हिसाब से। क्या करेंगे, सबसे इजी कौन सा है, हाइड्रोजन, क्योंकि उसके एटॉमिक मास सबसे कम है, वो हेवी नहीं, वो लाइट है, ठीक है। उसके बाद हेलियम, उसके बाद बेरिलियम, उसके बाद बोरॉन, ये क्या हो गया आपका आंसर। इजी दिख रहा है क्योंकि आपको पता चल गया, पर ये कॉन्सेप्ट हम जनरली पढ़ते नहीं है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके